नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जाम 2021 के लिए मॉडल पेपर्स कर रहे हैं। इस सीरीज में हम 6 मॉडल पेपर पहले सॉल्व कर चुके हैं और 7वां मॉडल पेपर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है। दोस्तों, आपने वो पहले 6 मॉडल पेपर अगर अभी तक नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके उन मॉडल पेपर्स को अवश्य देखें। दोस्तों, ये मॉडल पेपर आप होने वाले 2 दिन बाद जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम बिना देर करे अगला मॉडल पेपर। उससे पहले आपसे एक निवेदन कि अभी तक आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक करके हमें मोटिवेट भी करें। दोस्तों, हम आज 7वां मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 6 मॉडल पेपर कर चुके हैं और 6 मॉडल पेपर आपको जो है लगभग 7 बजे तक, 6:30 7 बजे के बीच में जो है आपको आपके पास इनके पीडीएफ भी मिल गए होंगे। उम्मीद है अगर अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिले हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 6 वीडियोस के हमारे जो मॉडल पेपर हैं उनके पीडीएफ वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर पड़े हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा ये 7वां मॉडल पेपर। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहला प्रश्न इसका, राजस्थान में सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार कुटुंब क्या है? कुटुंब किसे कहते हैं? सहकारी सोसाइटी के अनुसार कुटुंब क्या है? बताइए कुटुंब की परिभाषा। तो दोस्तों, कुटुंब जो है, कुटुंब के अंदर केवल पति पत्नी, उनके आश्रित बच्चे, पति पत्नियों पर जो आश्रित बच्चे हैं वो, और पति की विधवा माँ। अगर पति के पिता नहीं है, उनकी माँ विधवा है, तो वो ही कुटुंब के अंदर आ सकते हैं। अगर अगर पति के माता पिता दोनों जीवित हैं, माता और पिता दोनों जीवित हैं, तो वो कुटुंब के अंदर नहीं आएंगे। केवल पति पत्नी, आश्रित संतान और विधवा माता अगर पति की है तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे कुटुंब का मतलब ये बताया गया, ये परिवार से रिलेट कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन, यदि रजिस्ट्रार को सभी तथ्य सही लगते हैं तो वह कितने दिन के अंदर सोसाइटी का पंजीकरण कर देगा? अगर रजिस्ट्रार को सारे ही तथ्य सही लगते हैं तो वो सोसाइटी का पंजीकरण करने में 60 दिन का समय लेगा, 60 डेज। अगला क्वेश्चन, किसी सहकारी सोसाइटी के भूतपूर्व सदस्य का मृत सदस्य की संपदा का दायित्व कितने वर्ष तक बना रह सकता है? किसी भूतपूर्व सदस्य का या कोई सदस्य जो सहकारी सोसाइटी का है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके दायित्व जो हैं सोसाइटी के अंदर जो है 2 वर्ष तक बने रह सकते हैं। 2 वर्ष तक सोसाइटी के अंदर उसके दायित्व बने रहेंगे। 2 वर्ष तक उसका निस्तारण करना होता है। 2 वर्ष तक उसके दायित्व बने रह सकते हैं। 2 वर्ष के अंदर जो है उसके नॉमिनी या फिर जो भी वारिस होते हैं उनको उसका दायित्व ट्रांसफर किया जाता है, उसके पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। अगला प्रश्न, जब धारा 61 के तहत सोसाइटी के परिसीमापन का आदेश दिया जाता है तो सोसाइटी के अभिलेख और संपत्ति का प्रभार धारा 63 के अधीन किसे सौंपा जाता है? तो दोस्तों, ये जो प्रभार सौंपा जाता है ये सौंपा जाता है समापक को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि धारा 61 के तहत सोसाइटी का परिसीमापन आदेश दिया जाता है
तो सोसाइटी के अभिलेख और संपत्ति, जो भी उनके रिकॉर्ड होते हैं, जो भी सोसाइटी की संपत्ति होती है, उसका प्रभार जो है धारा 63 के अधीन समापक को सौंपा जाता है। धारा 61 के तहत सोसाइटी का परिसीमापन का आदेश किया जाता है, तो धारा 63 के तहत उसका जो भार है, जो रिकॉर्ड है और संपत्ति है, वो समापक को सौंपे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वित्तीय बैंक के द्वारा उधार देने की नीति किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय बैंक के लिए उधार देने की नीति बनाई जाती है। ये काम राज्य सरकार करती है। किसी भी बैंक को उधार देना है तो किस पद्धति से देना है, उसकी नीति बनाने का काम राज्य सरकार का होता है। विवादों के निपटारे के लिए प्रशासक के लिए नियुक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो प्रशासक की नियुक्ति का जो उल्लेख है वो धारा 30 के अंतर्गत किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, विवादों के मध्यस्थ कौन सी धारा, विवादों के मध्यस्थ कौन सी धारा है? तो धारा 60 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों का विमोचन कितने वर्षों में किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों का विमोचन जो है वो 30 वर्ष पश्चात किया जाता है, 30 ईयर, आफ्टर 30 ईयर। किसी पक्षकार के द्वारा पुनरावलोकन के लिए कोई आवेदन अधिकरण के आदेश से सूचित होने की तारीख से कितने दिन के भीतर किया जा सकता है? यानी कि अधिकरण का आदेश प्राप्त होने के बाद कितने दिन के अंदर पुनरावलोकन के लिए किसी पक्षकार के द्वारा आवेदन किया जा सकता है? तो वो 3 माह के अंदर किया जा सकता है, यानी कि 90 दिवस के अंदर। इसका सही उत्तर 90 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का क्या कर्तव्य है? तो ऑप्शन है अपने अधिकारियों के लिए आधारभूत आवश्यकताएं जुटाना, सहकारी शिक्षा देना, या 1 और 2 दोनों, या कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर 1 और 2 दोनों है। अगला प्रश्न, भूमि विकास बैंक द्वारा क्रय का प्रमाण पत्र किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो भूमि विकास बैंक द्वारा क्रय प्रमाण पत्र किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो वो है धारा 92 की उपधारा 1 के अंतर्गत। धारा 92 की उपधारा 1 के अंतर्गत इस तरह का प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी उपविधियों में संशोधन का नोटिस सोसाइटी के सदस्यों को साधारण बैठक में कितने दिन पहले दिया जाता है? यानी कि किसी भी उपविधि में संशोधन करना है, अगर कोई किसी भी सोसाइटी के किसी भी उपविधि के अंदर अगर संशोधन करना है तो सोसाइटी के सदस्यों को साधारण बैठक का नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है? तो ये 15 दिवस पहले सदस्यों को जो है नोटिस दिया जाना आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, रजिस्ट्रार द्वारा किसी सोसाइटी को विभाजन, पुनर्गठन अथवा समामेलन किया जा सकता है? तो स्वयं के हित में, बिना किसी हित में, या फिर लोक हित में, या उपर्युक्त सभी हितों में? बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा लोक हित में रजिस्ट्रार ऐसा कर सकता है। किसी भी सोसाइटी का विघटन कर सकता है, किसी भी सोसाइटी का पुनर्गठन का आदेश दे सकता है, और समामेलन कर सकता है, विभाजन कर सकता है। ये सब लोक हित के अंदर कर सकता है। अगला क्वेश्चन, समिति के सदस्य को
हटाए जाने से पूर्व कारण बताने का नोटिस जारी किया जाएगा। समिति के सदस्यों को हटाए जाने से पूर्व कारण बताने का नोटिस जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा 15 दिन पूर्व का, 15 दिन पूर्व का नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें कि कारण बताओ का नोटिस होगा। यदि बैठक के पश्चात 72 घंटे की अवधि में किसी कार्यव्रत तैयार करवाया गया है तो उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कौन हस्ताक्षर करेगा? यदि किसी बैठक के पश्चात यदि किसी 72 घंटे की अवधि में कोई कार्यव्रत तैयार किया गया है तो उस पर हस्ताक्षर कौन करेगा? तो उस पर हस्ताक्षर करेगा सोसाइटी का अध्यक्ष। सोसाइटी का अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर करेगा। अगला ऑप्शन, दायित्वों के परिवर्तन संबंधी विशेष संकल्प पारित हो जाने के पश्चात उपनियम 2 के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य और लेनदार को दूसरा नोटिस कितनी अवधि का दिया जाएगा? तो दोस्तों दायित्वों में परिवर्तन के संबंध में विशेष संकल्प पारित हो जाने के पश्चात उपनियम 2 के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य और लेनदार को दूसरा नोटिस, यानी कि पहला नोटिस जो दे दिया जाएगा उसके पहले नोटिस देने के दूसरे दिन बाद 30 दिवस बाद दूसरा नोटिस दिया जाएगा। पहले नोटिस के 30 दिवस पश्चात दूसरा नोटिस दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, आवंटित रकम सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा शुद्ध, दोबारा देखें, आवंटित रकम सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा शुद्ध लाभ का आवंटन की जाने की तारीख से कितने दिनों के भीतर निधि में जमा करा दी जाएगी? तो शुद्ध लाभ का आवंटन होने के पश्चात 60 दिवस की अवधि में, 2 महीने की अवधि के अंदर अंदर वो जो शुद्ध लाभ की रकम है वो जो है सोसाइटी के अंदर जमा करा दी जाएगी, वो जमा कराई जाएगी 60 दिवस के अंदर। अगला क्वेश्चन, किसी के खिलाफ किस धारा के आधार पर बिक्री जारी की जाती है? तो दोस्तों धारा 99 के आधार पर, धारा 99 के तहत बिक्री जारी की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, राज्य में कृषकों का उन्नयन, कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में प्रयासरत शीर्ष संस्था कौन सी है? राज्य के कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति, यानी कि उन्नत खाद बीज की आपूर्ति और उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में जो शीर्ष संस्था प्रयासरत है वो शीर्ष संस्था कौन सी है? तो दोस्तों शीर्ष संस्था का नाम है रासफेड। रासफेड वो शीर्ष संस्था है। अगला क्वेश्चन, बीस नंबर का क्वेश्चन, सहकारी समितियों के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान करने वाला राज्य है। सहकारी समितियों के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान करने वाला कौन सा राज्य है इनमें से? तो दोस्तों राजस्थान वो राज्य है जिन्होंने सहकारी समितियों के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया है। इसके अलावा पंचायती राज के चुनावों में भी शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों जीके के प्रश्न आए हैं। ये जीके के प्रश्न सभी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इनके जो आंसर हैं आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, ये आंसर आपको वीडियोस में मिलेंगे। वीडियो के अंदर आप आंसर्स को देख सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न कि किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? ऑप्शन है रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या मल्लीनाथ जी। तो दोस्तों मल्लीनाथ जी की स्मृति में जो है तिलवाड़ा में पशु मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न,
पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों पर्युषण धर्म पर्व जो है वो जैन धर्म का है। जैन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, तो जैन धर्म से ये संबंधित है। अगला प्रश्न, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो बाणगंगा का मेला दोस्तों बाणगंगा नदी के किनारे पे लगता है, और बाणगंगा नदी का उद्गम जो है बैराठ की पहाड़ियों से होता है, और बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर जिले से हैं। और ये बाणगंगा नदी जो है जयपुर दौसा में बहती हुई भरतपुर तक जाती है, और भरतपुर में जाके वर्तमान में विलुप्त हो जाती है। पहले इस नदी को बंगाल तंत्र की नदी के अंदर गिना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका पानी जो है भरतपुर में आके विलुप्त हो जाता है, भरतपुर में आके समाप्त हो जाता है इसका पानी, तो इसे वर्तमान में जो है आंतरिक प्रवाह की नदी के तौर पर भी काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम स्थान रखता है? कौन सा रखता है बताइए? डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम स्थान, तो दोस्तों इसका उत्तर है जयपुर। जयपुर जो है इसका प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न, हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है। पश्चिमी राजस्थान में एक लाठी सीरीज पाई जाती है, जहां के भूमिगत जल के भंडार हैं, और इसी जगह पर सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये सेवण घास के मैदान जो है प्रोटीन युक्त नरम नरम घास होती है, ये इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो पशुओं के लिए सर्वोत्तम चारा जो है ये सेवण घास है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन, असुमेलित जोड़े को छांटिए। तो असुमेलित जोड़ा छांटना है, कौन सा है? गंगानगर, एक तरफ जिलों के नाम दिए हुए हैं, वर्तमान नाम दिया हुआ है, एक तरफ प्राचीन नाम दिया हुआ है, प्राचीन जनपदों के नाम दिए हुए हैं। गंगानगर, गंगानगर में योधेय जनपद था, बिल्कुल सही है। उदयपुर, उदयपुर में सिवि जनपद था, ये भी बिल्कुल कथन सही है। जालौर, जालौर को स्वर्णगिरी कहते थे, ये भी कथन सही है। भरतपुर, भरतपुर को विराट नगर नहीं कहते थे, विराट नगर जयपुर और अलवर के मध्य था, जयपुर को कहते थे, यानी कि बैराट को कहते थे विराट नगर। भरतपुर को जो है सूरसेन के नाम से जानते थे प्राचीन समय पे। इनके समकालीन युगी में भरतपुर सूरसेन के अंदर, सूरसेन प्रदेश में आता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान में हिरण के लिए, सॉरी 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 सही है, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी इसका सही उत्तर। काले हिरण के लिए जो है तालछापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो कि चूरू जिले के अंदर है। सारस या साइबेरियन सारस के लिए घना पक्षी विहार प्रसिद्ध है, जो कि भरतपुर जिले के अंदर है। और शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए। अगला क्वेश्चन, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? तो दोस्तों वन नीति के अनुसार जो है
33% क्षेत्र, यानी कि 1/3 भाग, कुल भूमि का 1/3 भाग जो है वनाच्छादित होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश राजस्थान के अंदर मात्र 10% हिस्सा ही वनाच्छादित है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन वनों की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। रीजन राजस्थान में रेगिस्तान बहुत है, रेगिस्तानी क्षेत्र बहुत है, जहां पानी का अभाव है राजस्थान के अंदर, और बिना पानी के पेड़ नहीं हो पाते हैं। इसलिए राजस्थान में जो इस समय वर्तमान में वनाच्छादित क्षेत्र है वो कुल मिलाकर 10% क्षेत्र ही है। राजस्थान सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। राजस्थान राज्य वन नीति बनाई थी एक 2010 के अंदर, उसके अंदर टारगेट रखा था राजस्थान सरकार ने 20% वनाच्छादित क्षेत्र हासिल करने का, कि 20% में हम वन लगा देंगे। तो दोस्तों अभी तक वो आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है, 11 वर्ष होने को आ गई, अभी उससे कोसों दूर है राजस्थान सरकार, काफी पीछे है अभी 20% के आंकड़े से जो उन्होंने अपने लिए तय किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? महाराणा कुंभा को जो है एक अच्छा विद्वान कहते थे, एक तलवार का धनी भी कहा जाता था उन्हें, अच्छे तलवार के धनी थे, अच्छे कलम के धनी भी थे, तलवार के धनी थे, कलम के धनी थे, और संगीत का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। तो महाराणा कुंभा कला के, संगीत के और तलवार के प्रेमी थे, यानी कि कला प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे, तलवार के भी धनी थे। तो इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, महाराणा कुंभा के द्वारा लिखित ग्रंथ हैं संगीत राज, इनके द्वारा ही लिखा है। संगीत मीमांसा, इनके द्वारा ही लिखा हुआ है संगीत मीमांसा। राजवल्लभ इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, और रसिक प्रिया इनके द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राजवल्लभ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है राजवल्लभ। जो ग्रंथ है इनके, महाराणा सांगा के एक प्रसिद्ध शिल्पी थे, इनके प्रमुख वास्तुकार थे मंडन, ये मंडन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है राजवल्लभ, मंडन के द्वारा लिखा गया है राजवल्लभ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर भील आंदोलन का नेतृत्व जो किया था दामोदर लाल राठे, स्वामी गोविंद गिरी, अर्जुन लाल सेठी या जमना लाल बजाज। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में थे सही और सटीक उत्तर है गुरु गोविंद गिरी के द्वारा, स्वामी गोविंद गिरी या गुरु गोविंद गिरी के द्वारा भीलों के आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इसके अलावा अगर मोतीलाल तेजावत होता तो वो भी सही और सटीक उत्तर होता। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ, दोस्तों हाड़ौती सेवा संघ के जो संस्थापक थे वो थे पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण, राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ था, और उसके अंदर मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। इस मत्स्य संघ में 4 जिले थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये 4 जिले थे। एक ठिकाना था, वो ठिकाना था नीमराणा ठिकाना। ये 4 जिले नहीं, सॉरी 4 रियासत, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 4 रियासत और एक ठिकाना नीमराणा। ये 4 रियासत और एक ठिकाना मिलकर एक
एकीकरण का प्रथम चरण में मत्स्य संघ का गठन हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन वाला कहता है कि ये मत्स्य संघ नाम किसने सुझाया था, किसने रखा था मत्स्य संघ नाम, किसके सुझाव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। तो दोस्तों मत्स्य संघ जो नाम रखा गया था वो रखा गया था कन्हैयालाल मुंशी के सुझाव पर। कन्हैयालाल मुंशी के सुझाव पर यह नाम रखा गया था। आंसर हो जाएगा के एम मुंशी के सुझाव पर। इन्होंने पौराणिक ग्रंथों के आधार पर यह नाम सुझाया था कि पहले प्राचीन काल में कभी इस जगह का नाम मत्स्य जनपद हुआ करता था, तो इस क्षेत्र का नाम मत्स्य संघ रखा जाए। अगला क्वेश्चन, जालौर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य के संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में प्राप्त होती है। तो दोस्तों दिए हुए ग्रंथों में से जिस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी और जालौर के शासक के मध्य के जो युद्ध का वर्णन मिलता है वो मिलता है कानड़ देव प्रबंध में। कानड़ देव प्रबंध जो कि पद्म नाम के द्वारा रचित ग्रंथ है, इसके अंदर जो है जालौर संघर्ष की कहानी मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बताइए महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, जिस नृत्य को महिलाएं करती हैं। ऑप्शन है गैर नृत्य, चंग नृत्य, कच्छी घोड़ी या चरी नृत्य। तो दोस्तों इसका ऑप्शन उत्तर है चरी नृत्य, सही और बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय जिन्होंने पेड़ों की रक्षा की थी, पेड़ों की रक्षा में अपना जान गंवाई थी, जान गंवाने वाले प्रमुख लोग जो थे वो बिश्नोई संप्रदाय के ही थे। और इनके मुख्य प्रवर्तक या गुरु जम्बोजी हैं और बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी हैं, जिन्हें के पर्यावरण वैज्ञानिक की उपाधि भी दी गई है। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछिए, ये 2007 से लेकर 2012 के दौरान थी। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाता है। दोस्तों अनास बांध जो है अनास नदी पर बना हुआ है और अनास नदी माही नदी की एक सहायक नदी है। अनास नदी माही नदी की एक सहायक नदी है। माही नदी के लेफ्ट साइड से यानी कि बाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर बाईं तरफ से माही नदी में मिलने वाली एकमात्र नदी है अनास नदी, जिसका बहाव क्षेत्र जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिलों में। तो जो अनास बांध बना हुआ है वो या तो बांसवाड़ा में होगा या डूंगरपुर में होगा, और इन दोनों में से जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है बांसवाड़ा के अंदर अनास परियोजना बनी हुई है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन स्वर्ण जिसकी घोषणा दिसंबर 2017 में की गई थी का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों इसका संबंध जो है रेलवे से है। अगला प्रश्न, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किससे है। तो उमर फारूक मेवाती का संबंध जो है संगीत के क्षेत्र से है। अगला प्रश्न, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के संबंध में निम्न में से किस रसायन से संबंधित है। जैव ईंधन, तो दोस्तों जैव ईंधन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इथेनॉल। इथेनॉल इसका सही आंसर है। ये जैव ईंधन से मतलब एथेनॉल को बढ़ावा देना है।
एथेनॉल पेट्रोल में मिलाकर, पेट्रोल के अंदर मिला के ईंधन के तौर पर इसे काम में लेते हैं। और भारत सरकार की ऐसी योजना है कि 2030 तक पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिलाया जाए, जिससे कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके। एथेनॉल का उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। साथ में ही जो वाहन हैं, वाहनों के अंदर वाहन बनाने वाली कंपनियों से कहा गया है एथेनॉल के 20% तक को मिलाने योग्य आप अपना सिस्टम में सुधार करिए, अपने इंजनों में डेवलप करिए। एथेनॉल को जैव ईंधन का प्रमुख रसायन एथेनॉल है। 2030 तक भारत सरकार की योजना है कि पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिलाया जाए। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का आरंभ निम्न में से किस वर्ष हुआ था? प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आरंभ हुआ था 2017। दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यह पता ही नहीं हो कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना क्या है। तो ये प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जो है ये एक पेंशन योजना है। पेंशन योजना क्या है? ये कुल मिला के ब्याज देने की एक योजना है। सरकार ने एक योजना बनाई है उन पेंशनरों से जो कि सीनियर सिटीजन है, जो कि रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद में उन्हें काफी सारा पैसा मिलता है। तो सरकार ने एक योजना बनाई कि भाई तुम रिटायरमेंट का पैसा हमारे लिए इन्वेस्ट करिए, यानी कि 15 लाख रुपए आप हमें जमा कराइए, सरकार को जमा कराइए 15 लाख रुपए, और सरकार आपको 9,500 रुपए यानी कि 9250 रुपए प्रति माह आपको 10 वर्ष के लिए पेंशन देगी। और 10 साल बाद आपका जो मूलधन है यानी कि 15 लाख रुपए एज इट इज वापस कर देगी। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो इस योजना के अंतर्गत सरकार ने सीनियर सिटीजनों के लिए 15 लाख रुपए डिपॉजिट कराने के बाद 9,250 रुपए प्रति माह पेंशन के तौर पर, कहो सरकार ने उसे पेंशन नाम दिया है, पेंशन के तौर पर दी जाएगी। आप उसे ब्याज भी समझ सकते हो कि 15 लाख रुपए की हर महीने ब्याज इतनी हो जाएगी लगभग। तो वो ब्याज मंथली देगी और 10 साल बाद में सरकार जो है मूलधन वापस लौटा देगी। ये है पेंशन प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, जो कि सीनियर सिटीजनों के लिए है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उनके लिए। अगला क्वेश्चन, हेरिटेज वीक 2017 का आयोजन राजस्थान के निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन जो किया गया था, इसका आयोजन जयपुर के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न, सूर्य किरण भारतीय सेना निम्न में से किस देश के साथ युद्ध अभ्यास करती है? एक युद्ध अभ्यास है जिसका नाम सूर्य किरण है, ये नेपाल के साथ किया जाता है। ये 2-3 क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित नहीं है, बिना राजस्थान से संबंधित ही 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा चरण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नवीनतम चरण है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का नवीनतम चरण जो चल रहा है वो है 3रा चरण। तृतीय चरण इसका सही और सटीक उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर का, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कर्नाटक के राज्यपाल कौन थे? ये क्वेश्चन भी तुम्हारे मतलब का नहीं है। इस क्वेश्चन का उस समय पे जो सही आंसर था, उस समय जो कर्नाटक के राज्यपाल थे वो वजुभाई वाला थे। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है।
तो जिलों की ज्यादा से कम साक्षरता दर की ओर एक सही क्रम लिखना है। पहले सबसे ज्यादा साक्षरता वाला, फिर कम साक्षरता। दोस्तों, सबसे अधिक साक्षर जो जिला मिला है राजस्थान के अंदर, सर्वाधिक साक्षरता जिस जिले में पाई गई है वो सर्वाधिक साक्षरता कोटा जिले की थी। तो सबसे पहले ऑप्शन आएगा कोटा जिला, और दिए गए ऑप्शंस में से एकमात्र जगह पे कोटा लिखा हुआ है, तो आप आंख बंद करके कोटा बी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वैसे ये क्रम याद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा के अंदर थी, उसके बाद जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। इस क्षेत्र की साक्षरता जो है सर्वाधिक रही है। अगला प्रश्न, सही क्रम चुनिए। तो दोस्तों, सही क्रम देखना है, इसमें से सही क्रम किसका है। बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध जयपुर की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है जो कि बनास नदी पर बनी हुई है, सवाई माधोपुर के अंदर, सॉरी टोंक में बनी हुई है बीसलपुर बांध परियोजना। सॉरी, ये उत्तर नहीं है, गलत लगा दिया भैया मैंने। सही क्रम, हाँ सही है, सही है, यही सही है, यही वाला सही है सब। सही क्रम पूछा है, मेरे को गलत ध्यान रहा है, सही क्रम पूछा है। बीसलपुर बांध परियोजना जो है बनास नदी पर बनी हुई है, ये सही है बिल्कुल, और बाकी सब सही नहीं है। सिद्धमुख परियोजना जो है राजस्थान नहर पर बनी हुई है, और तो सही क्रम पूछा था, इसमें बीसलपुर बांध परियोजना वाला ये जो है ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मिट्टी अपरदन सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान के किस जगह पर पाया जाता है, बताइए। इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन है श्रीगंगानगर में, हाड़ौती के पठार में, डूंगरपुर में, या फिर सिरोही में। दोस्तों, इसका सही उत्तर है हाड़ौती के पठार में। आपने सुना होगा चंबल नदी जो है सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन करती है, और चंबल नदी हाड़ौती की मुख्य नदी है। सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन चंबल नदी के द्वारा किया जाता है, अतः हाड़ौती का पठार इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, घग्गर का दोआब मैदान जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किन दो नदियों से बना हुआ है। तो ये दो नदी हैं, घग्गर नदी और सतलज नदी। घग्गर और सतलज के दोआब क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहते हैं, घग्गर बेसिन कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सही समूह को चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन है खेतड़ी, सिंघाना, तामा। तो दोस्तों, यही उत्तर सही है, तांबे के उत्पादक क्षेत्र हैं खेतड़ी, सिंघाना तांबे के उत्पादक क्षेत्र हैं, तो अतः पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। दूसरा राजपुर दरीबा सोना नहीं है, ये लोहे के उत्पादक क्षेत्र है राजपुर दरीबा जो है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो वो बताना है। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले, तो राजस्थान में सर्वाधिक सरसों के जो उत्पादन होता है वो श्रीगंगानगर, अलवर और भरतपुर में होता है। भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र भी है, आपको पता होगा, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, सरसों अनुसंधान केंद्र की। तो इस क्षेत्र में सरसों सर्वाधिक होती है, अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान मुंबई के द्वारा किए गए अध्ययन सन 2010 का आंकड़ा है के अनुसार राजस्थान में मत्स्य उत्पादन की वार्षिक क्षमता कितनी है। तो राजस्थान के अंदर सन 2010 में मछलियों के उत्पादन की जो वार्षिक क्षमता थी
वो 80,000 मैट्रिक टन थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 80,000 मैट्रिक टन। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना बताइए। तो दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, दोनों का 50-50% शेयर है इसके अंदर, दोनों राज्यों का। अगला प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013 से 15 राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों इसमें दिए गए आंकड़े पुराने हो गए हैं, ये पुराने आंकड़े नहीं आएंगे, मैं आपको नया आंकड़ा बताता हूं। जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इसने रिपोर्ट 2020 के अंदर जारी की है, जो कि 31 दिसंबर 2019 तक की है। इससे पहले इन्होंने 2017 तक की, 31 दिसंबर 2017 तक की वन रिपोर्ट 2018 जारी की थी। अब वन रिपोर्ट 2020 जारी की है। ये इसमें 31 दिसंबर 2019 तक के आंकड़े हैं और 2017 से 2019 के दौरान राजस्थान में जो कुल वनों में वृद्धि हुई है वो 57.5 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 57.5 एक सही आंकड़ा है, आप नोट कर लें इस चीज को कहीं या याद रख लें। 57.1 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि दर्ज की गई है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को जो है 25,000 रुपए की राशि नगद दी जाती है, 25,000 रुपए नगद दिए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्ता उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए योजना चलाई है? यानी कि उपभोक्ताओं को विभिन्न ब्रांडों की अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई है? तो दोस्तों वो योजना है अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत मुख्यतः खाद्य सामग्री, परचून का सामान या किराने का सामान मिलता है। सॉरी, मैंने गलत निशान लगा दिया, मैं अन्नपूर्णा पे कह रहा था, निशान मैंने अटल योजना पे लगा दिया। इसका सही उत्तर जो है ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही उत्तर है इसका, अन्नपूर्णा भंडार योजना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिश की इकाइयां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? तो कई जिलों में पाई जाती हैं, चित्तौड़, उदयपुर, जोधपुर, ये सभी जो है इसका सही उत्तर होगा। इन सभी जिलों में जो है ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिश की इकाइयां लगी हुई हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत? तो तापीय शक्ति है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? माही परियोजना, सूरतगढ़ परियोजना, छाबड़ा परियोजना, सतपुड़ा परियोजना। तो दोस्तों बाकी सब राजस्थान की परियोजनाएं हैं। सतपुड़ा परियोजना जो है ये साझे परियोजना है
इसमें राजस्थान की भागीदारी है सतपुड़ा परियोजना के अंदर। अगला प्रश्न, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? तो खुसखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो है राजस्थान के अलवर जिले में है, खुसखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ जी, अगला प्रश्न, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है? सोडियम सल्फाइड दोस्तों एक नमक उत्पादन इकाई है जिसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ये नमक जो है खाने के काम नहीं आता है, और ये नमक जो है चमड़ा उद्योग या फिर रंगाई उद्योगों में काम आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा चमड़ा उद्योग। ये चमड़े और रंगाई के काम में आता है सोडियम सल्फेट, इन उद्योगों में काम आता है। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2015-16 से वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वित्त पोषण के पैटर्न में केंद्रीयांश एवं राज्यांश का क्या अनुपात है? यानी कि केंद्र और राज्य का कितना अनुपात है 2015-16 से लेकर अब तक? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसमें कि गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं वितरित किया जाता है, इसके अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कितने कितने पैसे वहन करती हैं? तो केंद्र सरकार का जो है 60% हिस्सा है इसमें, और राज्य सरकार 40% अपना योगदान देती है। यानी कि इसमें आने वाले खर्चे का कुल मिलाकर 60% भार केंद्र सरकार द्वारा सहन किया जाता है और 40% भार जो है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आपणो योजना आपणो विकास है, आपणो योजना आपणो विकास किस चीज से संबंधित है? तो दोस्तों ये ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक विशिष्ट मार्ग है। ग्राम पंचायत विकास और एक निर्माण के लिए ये प्रभावी योजना है। ग्राम पंचायत के विकास के लिए ये योजना है आपणो योजना और आपणो विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे खत्म हो गया दोस्तों, हमारे ये इतने ही क्वेश्चंस थे इसके अंदर। तो ये वीडियोस आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करके जाएं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया हो। अगला वीडियो हमारा अगला जो मॉडल पेपर है वो सुबह 8 बजे मिलेगा आपको, कल दोपहर को 12 बजे मिलेगा, शाम को जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज 8 बजे ज़रूर मिलेगा आपको। कल 3 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, लगातार बने रहिए। कल भी हम 3 मॉडल पेपर लेके आएंगे और अपने कहे के अनुसार आज भी हम 3 मॉडल पेपर लेकर आए हैं। आपने वीडियोस देखा, हमारे साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।